चलिए मित्रों, अब हम दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड करंट अफेयर सीरीज है जो आप लोग शायद शुरू से फॉलो कर रहे हैं, और ये आपको बहुत हेल्प करेगी सीडीएस और एनडीए के लिए। सीडीएस एनडीए 1 2023 के लिए भी करेगी। इसके साथ साथ जो अपकमिंग सीडीएस और एनडीए 2 2023 है उसमें भी ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्प आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल नेशनल और डिफेंस के करंट अफेयर्स करेंगे। सबसे पहले आता है एविएशन सेफ्टी रैंकिंग। ठीक है, तो इंडिया जो है वो 48 पोजीशन पे आ गई है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में। ठीक है, ये किसने जारी की है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईसीएओ ने जारी की है। ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट स्पॉट है जो इंडिया को मिला है। एविएशन सेफ्टी से हम क्या समझते हैं? ये बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट की वो थ्योरी और प्रैक्टिसेस हैं एविएशन इंडस्ट्री में, जिसमें एविएशन डिजास्टर रोकने के लिए, ऐसे सर्टेन हार्मफुल इंसिडेंट्स रोकने के लिए, एयर ट्रांसपोर्ट स्टाफ को एजुकेट करने के लिए, पैसेंजर्स में अवेयरनेस फैलाने के लिए, इसके साथ साथ एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग और एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपरली बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस की जाती है। नेक्स्ट इज आईसीजी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3। तो भाई इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि आईसीजी ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 उसको इंट्रोड्यूस किया है। इंडिजिनसली डेवलप्ड है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। चलिए अब हम बात करेंगे न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ पीएनबी। तो भाई एम पराशिवम जो है वो भाई क्या बोलते हैं, पंजाब नेशनल बैंक जो गवर्नमेंट ओन बैंक है उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिए गए हैं अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट यानी कि एसीसी के द्वारा। पीएनबी आप लोगों को पता है इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। मई 1894 में ये फाउंड किया गया था और सेकेंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन बैंक है बोथ इन टर्म्स ऑफ इट्स बिजनेस वॉल्यूम्स एंड इट्स नेटवर्क। नेक्स्ट, यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को मिला है। तो ये रिस्टोरेशन किया गया है तकरीबन 100 साल पुराने आपके छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय का मुंबई में, और इनको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2022 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड दिया गया है वो कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। सन 2000 से यूनेस्को को एशिया पैसिफिक अवार्ड जो है कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोग्राम का, ये ऐसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज करता है जो हेरिटेज बिल्डिंग्स जो होती हैं उनको रिस्टोर करते हैं, उनको कंजर्व करते हैं और उनको प्रॉपरली ट्रांसफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, द एमिशरी ऑफ पीस अवार्ड ये दिया गया है नेशनल सिविल राइट्स म्यूजियम के द्वारा यूएस में इंडियन स्पिरिचुअल लीडर और ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन श्री श्री रवि शंकर को। अब भाई गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करें तो नई चेतना कैंपेन लॉन्च किया गया। नई चेतना कैंपेन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन यानी कि नवंबर 25 को। जेंडर कैंपेन है सारे स्टेट्स में लॉन्च किया गया है अंडर द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इस ईयर की थीम क्या है? इस ईयर की थीम है जेंडर बेस्ड वायलेंस, और ये नवंबर 25 से लेकर दिसंबर 23 तक मनाया जाएगा। ये सारी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सिविल सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनके साथ कोलैबोरेशन में लॉन्च किया जाए सारे लेवल्स पे। फिर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट दैट इज पीएमएलए अमेंडमेंट्स। तो भाई रिसेंट अमेंडमेंट आया है सेंट्रल गवर्नमेंट में तकरीबन 15 गवर्नमेंट बॉडीज का नाम लिया है जो ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ में पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी। तो भाई इस सेक्शन में क्या दे रखा है? बहुत सारी आपकी एजेंसीज हैं लाइक एनआईए हो गई, आपकी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी कि SFIO है, स्टेट पुलिस हो गई, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ये, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रेड, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन दैट इज CVC, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है, NTRO यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री इंटेलिजेंस, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये कुछ 15 एजेंसीज हैं, ये अब ईडी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी। ठीक है, मतलब दे आर बाउंड टू डिस्क्लोज एंड शेयर केस इन्फॉर्मेशन टू द ईडी। अगर भाई ईडी का इसमें कोई प्रोस्पेक्टिव पड़ता है, अगर ईडी के जुरिसडिक्शन यानी कि अधिकार क्षेत्र में कोई भी चीज आती है तो फिर ईडी जो है वो पीएमएलए के अंडर में केस फाइल कर सकती है। तो होता क्या है कि इस नोटिफिकेशन से पहले कुछ ही सिर्फ एजेंसीज थी
जैसे कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया है, उसके डायरेक्टर हो गए, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर में आती है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट हो गए रॉ के, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग जो होती है सीबीआई की, और भी दो चार एजेंसीज थी, आरबीआई वगैरह, यही सिर्फ ईडी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करती थी। ठीक है, लेकिन अब इन सबको भी ईडी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो भाई ये किताब है, उसका नाम है इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च की गई। बेसिकली इस बुक में ये दिखाया गया है कि एंशियंट टाइम से इंडिया की डेमोक्रेटिक इथोस कैसे रहे हैं। ये इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के द्वारा लॉन्च की गई है। इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से अभी तक इंडिया की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज रही हैं उनके बारे में बात की गई। इसके टोटल 6 पार्ट्स है। इन 6 पार्ट्स में पहला जो पार्ट है वो आर्कियोलॉजी, लिटरेचर, ह्यूमनिस्टिक और एपिग्राफी से रिलेटेड है। दूसरा पार्ट जो है वो गण, महाजनपद, राज्य से रिलेटेड है। तीसरा भक्ति और संप्रदाय से रिलेटेड है। चौथा है जैनिज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म से। पांचवा है जनजाति और खाप से। और छठवा है ह्यूमैनिटी एंड कॉलोनाइज्म से। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आते हैं हरियाणा ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम। तो भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी ने ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम में हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के लिए वो गीता महोत्सव के दौरान उसका इनॉग्रेशन किया है। इससे हरियाणा विल बी द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस द ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम फॉर रोडवे बसेस। तो ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम में क्या है कि ये जो डेली कम्यूटर्स होते हैं उनको फिजिकल टिकट रोज रोज नहीं खरीदने पड़ेंगे रोडवेज बसेस के लिए। तो इस पूरे सिस्टम में क्या है, इस पूरे सिस्टम में आपका नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी कि एनसीएमसी है। ठीक है, ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा इश्यू किया जाएगा। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स इशूइंग मशीन ईटीआईएम्स है, जीपीएस सिस्टम है, ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम है जिससे टिकट्स की एडवांस बुकिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करेगा डेली कम्यूटर्स को। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट पद्म। तो भाई सेंटर ने पद्म को क्या है या फिर पद्मा को क्या है, सेल्फ रेगुलेटरी के तौर पे डिजिग्नेट अप्रूव कर दिया है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन पद्मा उसको सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे अप्रूव कर दिया गया है। प्रिंट और डिजिटल मीडिया एसोसिएशन पद्मा सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है जिसके 47 न्यूज पब्लिशर्स उसके अंडर में आते हैं। तो जो भी ग्रीवेंसेस होते हैं डिजिटल मीडिया न्यूज कंटेंट से रिलेटेड वो सारे के सारे पद्मा ही डील करती है। ठीक है, it will be involved in the redressal of grievances pertaining to the code of ethics under the रूल 12 ऑफ IT, यानी कि जो आपका इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड है उसके अंदर में जो भी ग्रीवेंसेस आएंगी, शिकायतें आएंगी, वो सब पद्मा के पास जाए। फिर बात करते हैं आप टू बिकम नेशनल पार्टी। तो भाई ये जरूरी नहीं है कि आप नेशनल पार्टी बन रही है, विच इज लाफेबल, लेकिन जरूरी ये है कि भाई एलिजिबिलिटीज क्या है, नेशनल पार्टीज की एलिजिबिलिटीज क्या होती है। नेशनल पार्टी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी कब बनती है, जब उसकी नेशनल प्रेजेंस होती है। रीजनल पार्टी वो होती है जिसकी किसी स्पेसिफिक रीजन या फिर किसी स्टेट स्पेसिफिक राज्य में उसकी प्रेजेंस होती है। ठीक है, तो नेशनल पार्टीज में आपकी जैसे बीजेपी आ गई, कांग्रेस आ गई, कुछ स्मॉलर पार्टीज भी आ जाती हैं जैसे कि लेफ्ट वगैरह, इनका इतना बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं होता लेकिन फिर भी ये नेशनल पार्टीज है वोट शेयर की वजह से। तो ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ स्पेसिफिक टेक्निकल क्राइटेरियाज बताए हैं किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी के तौर पर रिकॉग्नाइज होने के लिए, और उसके बेसिस पे कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी का स्टेटस ले सकती है या फिर वो स्टेटस उससे छीना जा सकता है। तो भाई पार्टी को नेशनल पार्टी तब रिकॉग्नाइज किया जाता है कि जब तक एटलीस्ट 4 स्टेट्स में उसके जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको टोटल 6% का टोटल वैलिड वोट जो होता है उसका 6% का वोट मिलना चाहिए। ठीक है, जितना भी वोट गया है, होल्ड हुआ है इन एनी ऑफ द 4 और मोर स्टेट, 4 या 4 से ज्यादा राज्यों में इन द लास्ट लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस। ठीक है, और उसके तकरीबन 4 जो एमपी यानी कि सांसद हैं लास्ट लोकसभा पोल्स में होने चाहिए, या जो पार्टी है उसको एटलीस्ट 2% का टोटल सीट्स लोकसभा की एटलीस्ट 3 राज्यों में से मिली। सो ये क्वालिफिकेशन होती है। फिर आता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद यानी कि AIIA टर्शरी केयर फैसिलिटी है जो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एम्स की तर्ज पर यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तर्ज पर बनाए थे। ये सुप्रीम इंस्टीट्यूट है इस फील्ड में टू ब्रिंग सिनर्जी बिटवीन आयुर्वेद एंड मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल्स एंड टेक्नोलॉजी।
इसके लिए इसको बनाया गया था। तो अभी क्या है, इसका एक सैटेलाइट सेंटर खोला गया। सैटेलाइट सेंटर मतलब एक मेन सेंटर होता है, उससे दूर एक छोटा सेंटर होता है, ठीक है। तो एक सैटेलाइट सेंटर खोला गया है एआईआई का। ये 250 बेड वाली फैसिलिटी है जो गोवा में बनाया गया टू प्रमोट आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी, ठीक है। इसके साथ साथ आयुर्वेदिक एजुकेशन में बढ़ावा देने के लिए और मेडिकल टूरिज्म में बढ़ावा देने के लिए इसको गोवा में खोला गया है। और या दैट्स इट। फिर हम आते हैं व्हाट इज द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। तो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया एक रिपोजिटरी है ना, मतलब कि सारे नॉन करंट गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स की जो एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, स्कॉलर्स के द्वारा रिसर्च पर्पस के लिए यूज किए जा सकते हैं, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है, ठीक है। ये बेसिकली इसकी स्टार्टिंग हुई थी इंपेरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के तौर पे, जो ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल कैलकाता में 1891 में स्टार्ट किया गया था। तो अभी फिलहाल जो एनआईए है उसके पास 1748 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। सॉरी, इसने 1748 रिकॉर्ड्स रखने स्टार्ट किए थे, उसके बाद में इंपेरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट बना था। तो 1748 से तकरीबन इसके पास में रिकॉर्ड्स हैं, इंग्लिश, अरेबिक, हिंदी, पर्शियन, संस्कृत और उर्दू लैंग्वेजेस के। अभी ये इन सारे रिकॉर्ड को डिजिटाइज कर रहे हैं अभिलेख पटल पोर्टल नाम से। प्रेजेंटली 1.27 लाख रिकॉर्ड्स हैं जो आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। फिर आते हैं हम डीलिमिटेशन एक्सरसाइज पे, जिसको कहा जाता है परिसीमन। तो डीलिमिटेशन बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसमें स्टेट असेंबली की सीट्स की रीड्रॉइंग होती है, मतलब कोई भी बाउंड्रीज हैं उनको बदला जाता है और लोकसभा सीट्स की भी बदली जाती है, ठीक है। पॉपुलेशन जैसे बढ़ती है, कई बार क्या होता है गांव से लोग शहर आ रहे हैं, है ना। तो भाई ये आपकी क्या है कि ये आपकी दो कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं। अब यहाँ गांव से बहुत लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पर 1 लाख लोग हुआ करते थे, लेकिन पिछले 3 4 5 सालों में यहाँ तकरीबन 5 लाख लोग हुए हैं, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई। और जबकि ये वाला जो जिला है यहाँ पर 1 लाख पहले थे और यहाँ पर सिर्फ 2 लाख हुए हैं। तो होता क्या है कि भाई प्रोपोर्शन जो है वो सेम होना चाहिए, डेमोग्राफी जो है सेम होनी चाहिए सारी की सारी संसदीय क्षेत्रों में या फिर विधानसभा क्षेत्रों में। तो इसका कुछ इलाका इसको दे दिया जाएगा ताकि क्या होगा, इन दोनों के पॉपुलेशन जो है वो काफी हद तक सेम हो जाए। इस प्रोसेस को परसीमन या इंग्लिश में डिलिमिटेशन कहा जाता है। मेन पर्पस इसका क्या है, टू इंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू इक्वल सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन। डेमोग्राफिक चेंजेस की वजह से जो भी चेंजेस आते हैं उनसे डील करने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ती हर एरिया में। तो डिलिमिटेशन से क्या होता है, पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपरली मैनेज किया जाता है। अब डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, डीलिमिटेशन कमीशन एक इंडिपेंडेंट कमीशन है जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइजेस करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था इसको डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अंडर में, और ये ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में काम करता है डिलिमिटेशन करने के लिए। इसके इनके पास एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और रिस्पेक्टिव जो भी स्टेट का काम चल रहा है उसके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अग्नि 5 की तरफ। तो भाई देखो, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड एसएफसी ने अग्नि 5 का जो टेस्ट है वो मिसाइल का एपीजे अब्दुल कलाम से किया, सॉरी आइलैंड से किया है, ओडिशा से। एसएफसी बेसिकली क्या है, एसएफसी ट्राई सर्विसेज फॉर्मेशन है जो सारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स को मैनेज करती है। ये न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के यानी कि एनसीए के अंडर में आती है। एनसीए की 2 काउंसिल्स होती है, पहली होती है पॉलिटिकल जिसके हेड होते हैं पीएम, दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव जिसके हेड होते हैं एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अग्नि 5 एक न्यूक्लियर कैपेबल एडवांस सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। डीआरडीओ ने इंडिजिनली इसको डेवलप किया है अंडर द आईजीएमडीपी यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आईजीएमडीपी के पास 4-5 मिसाइल्स हैं, पृथ्वी सीरीज, अग्नि सीरीज, त्रिशूल, नाग एंड आकाश सीरीज। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बघीर। तो भाई 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जो नेवी को रिसेंटली डिलीवर की गई है। 6 स्कॉर्पियन सबमरीन जो है वो फिलहाल प्रोजेक्ट 75 के अंडर मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो एमडीएल है वो बना रहे हैं। इसकी टेक्नोलॉजी जो ली गई है वो नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस से ली गई है। इसके अंदर और भी हैं जैसे कि कलावरी, खांदेरी, करंज, वेला और बख्शी। इसके साथ साथ अर्नाला जो है वो एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, ये भी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इज आईएनएस मॉर्मोगो। तो इंडियन नेवल शिप आईएनएस मॉर्मोगो को है इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है। सेकंड वॉरशिप है P-15B क्लास का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की कैटेगरी में, ठीक है। इसके पास भी सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, मॉडर्न सर्वेलेंस रडार सिस्टम है जो वेपन सिस्टम्स को डेटा प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट मेरीन कमांडो फोर्स यानी कि मार्कोस के बारे में खबर है। इंडियन नेवी ने वुमेन को भी अलाउ कर दिया है कि वो मार्कोस ज्वाइन कर सकते हैं,
ठीक है। अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करती हैं, जो भी इंडियन नेवी रखा हुआ है, तो वो भी मार्कोस बन सकते हैं। ये सेलर्स और फीमेल ऑफिसर्स दोनों के लिए अवेलेबल होगा, उन सेलर्स के लिए भी जो अग्निवीर के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं। मार्कोस वॉज रेज्ड इन 1987। नाउ कमिंग टू सम एक्सरसाइजेस दैट वर इन न्यूज रिसेंटली, तो कजिन 2022 ये इंडिया कजाकिस्तान की ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो 2016 में स्टार्ट हुई थी एज एक्सरसाइज प्रबल दोस्तायक, ठीक है, और इसका नाम कजिन रख दिया गया 2018 में। फिर इसके बाद आती है सूर्य किरण, ये 16th एडिशन है ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज का इंडिया और नेपाल के बीच में। फिर आती है अग्नि वॉरियर, ये बायलैटरल एक्सरसाइज है सिंगापुर और इंडियन आर्मी के बीच में। और सबसे लास्ट में आती है कॉर्पोरेट यानी कि कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, तो इंडियन नेवी ने कॉर्पोरेट किया बहुत सारी कंट्रीज के साथ में इंडियन ओशन रीजन में, और अभी जो है वो इंडोनेशियन नेवी के साथ में हुआ है। नेक्स्ट इज साइक्लोन मेंडोस, तो तमिलनाडु और जो नेबरिंग एरियाज हैं, आपको पता है कि सर्दियों के टाइम, मैंने आपको क्लाइमेट एंड मानसून में पढ़ाया था कि सर्दियों के टाइम ये जो एरियाज हैं भाई, यहाँ पर बहुत बारिश होती है और साइक्लोनिक एक्टिविटीज डेवलप होती हैं। इसका नाम रखा है यूएई ने। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपको पता है वायलेंट स्टॉर्म्स होते हैं जो वार्म ओशन यानी कि इक्वेटर के पास नीचे की तरफ वहां डेवलप होते हैं। नेक्स्ट इज श्रेयस स्कीम, तो स्टैंडिंग कमेटी जो है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट पे, उसने ये कहा है कि श्रेयस जो स्कीम है 2021-2022 में जो लॉन्च हुई थी, उसके फंड्स का अंडर यूटिलाइजेशन हुआ है। तो श्रेयस में बेसिकली क्या है, इट इज स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में है। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है उन स्टूडेंट्स को जो शेड्यूल कास्ट या फिर ऐसी ही कम्युनिटी से आते हैं और एजुकेशन परसू करने के लिए। चलिए, ये था हमारा नेशनल। दिसंबर की न्यूज थोड़ी कम है, तो अब हम आते हैं इंटरनेशनल पे। तो इंटरनेशनल में सबसे पहले इंडियन ओरिजिन वुमेन साइंटिस्ट है, 3 इंडियन ओरिजिन वुमेन साइंटिस्ट हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया के सुपर स्टार्स ऑफ स्टेम कैटेगरी में रिकॉग्नाइज किया गया। तो 2022 की क्या बोलते हैं मैं 3 जो हैं उनका नाम है नीलिमा कदियाला, डॉक्टर एना बबूरमानी और डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी। तो ये प्रोग्राम है क्या, ऑस्ट्रेलिया का सुपर स्टार्स ऑफ स्टेम। तो हर साल जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया एसटीए है, वो ऑस्ट्रेलिया की पीक बॉडी है जिसमें तकरीबन 1,05,000 साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, और ये तकरीबन 60 जो ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं हर साल, जो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड होते हैं, यानी कि स्टेम से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें आपकी जो है वो 3 इंडियन ओरिजिन वुमेन साइंटिस्ट। नेक्स्ट इज टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2002, तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोल्दिमायर जेलेंस्की को 2000 का पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन के द्वारा चुना गया है। और फिर आती है पाणिनि कोड, 2500 पुरानी संस्कृत की पहेली। तो एक इंडियन पीएचडी स्टूडेंट है, नाम है ऋषि राजपोपा। उन्होंने क्लेम किया कि भाई उन्होंने जो पाणिनि कोड है उसको उन्होंने क्या बोलते हैं सॉल्व किया है। एक थीसिस निकाली उन्होंने, उसका नाम था इन पाणिनि वी ट्रस्ट डिस्कवरिंग द एल्गोरिथम फॉर रूल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन द अष्टाध्यायी। तो ये जो थीसिस है इसमें एक परप्लेक्सिटी की एक क्या बोलते हैं रिडल थी, उसको उन्होंने सॉल्व किया है। पाणिनि कौन है, पाणिनि फेमस संस्कृत स्कॉलर हैं, फिलोलॉजिस्ट थे, ग्रामेरियन थे। उन्होंने संस्कृत ग्रामर का विकास किया था, 5th सेंचुरी बीसी के अराउंड ही एग्जिस्टेड, और उनको इंडिया का नहीं वर्ल्ड का पहला डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्ट कहा जाता है। वेस्टर्न स्कॉलर्स उनको फादर ऑफ लिंग्विस्ट कहते हैं। अष्टाध्यायी क्या है, अष्टाध्यायी उनका मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्क्स है, ये ग्रामर के बारे में है जो संस्कृत ग्रामर के रूल्स के साथ में डील करती है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट पल्स सबसी केबल। तो भाई मेटा यानी कि मेटा और भारतीय एयरटेल, इन दोनों ने पार्टनरशिप की है अफ्रीका पल्स सबसी केबल को मुंबई तक लाने के लिए, ठीक है, इंडिया तक लाने के लिए। तो दोनों ने ज्वाइंटली इन्वेस्ट किया है ग्लोबल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। जो टू अफ्रीका पल्स सबसी केबल है, पानी के अंदर है, वो इंडिया तक लाई जाएगी। टू अफ्रीका पल्स वन ऑफ द लार्जेस्ट सबसी केबल सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। इसका पर्पस है फास्टर इंटरनेट कनेक्टिविटी को 3 बिलियन लोगों तक पहुंचाना, अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया के, ठीक है। तो भाई इस कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट में जो भारतीय एयरटेल है वो मेटा के साथ में और सऊदी टेलीकम्युनिकेशन के साथ में कोलैबोरेट करेंगे, और जो ये जो टू अफ्रीका पल्स है सबसी केबल है वो इंडिया तक पहुंचाएंगे। फिर स्पोर्ट्स की खबर आती है, तो स्पोर्ट्स की एकमात्र खबर यही है कि फीफा वर्ल्ड कप 2002
अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा दिया और वो लोग जीत गए। दोहा में, कतर में ऑर्गेनाइज किया गया था। विनिंग टीम वाज अर्जेंटीना। गोल्डन बॉल अवार्ड गिवन टू लियोनेल मेसी, गोल्डन बूट अवार्ड गिवन टू किलियन एम्बापे और गोल्डन ग्लोव अवार्ड गिवन टू एमिलियानो मार्टिनेज एंड बेस्ट यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वाज एंजो फर्नांडिस। अब आते हैं साइंस पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो भाई देखो, डिजी यात्रा एक पेपरलेस एयरपोर्ट एंट्री फैसिलिटी है, वो लॉन्च कर दी गई है। ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यानी कि एफआरटी पे बेस्ड है। सीमलेस और कॉन्टेक्टलेस जो प्रोसेसिंग होती है पैसेंजर्स की एयरपोर्ट्स पे, उसके लिए बनाई गई है, क्योंकि एयरपोर्ट्स पे आजकल बहुत भीड़ होती है। ठीक है, तो अलग अलग जो चेक पॉइंट्स होते हैं आपके एयरपोर्ट पे, वहां पर ये पैसेंजर डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर दिया जाएगा। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम मतलब सिर्फ चेहरा देख के। तो अभी ये 3 एयरपोर्ट्स पे लॉन्च की गई है, दिल्ली, बेंगलोर और वाराणसी पे। इसके साथ साथ फर्दर हैदराबाद, पुणे एंड विजयवाड़ा में ये आगे लॉन्च की जाएगी। नेक्स्ट, हैदराबाद गेट्स इंडिया फर्स्ट गोल्ड एटीएम। तो गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड जो है, उन्होंने फर्स्ट गोल्ड एटीएम टेक्नोलॉजी जो है एमएस ओपन क्यूब टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जो हैदराबाद की स्टार्टअप इंडस्ट्री है, उसके साथ में लॉन्च किया है। ये इंडिया का पहला और वर्ल्ड का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम। नेक्स्ट इज ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022। तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट जो है इंडिया का फ्लैगशिप एनुअल इवेंट है जियो टेक्नोलॉजी पे, जिसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स, साइंटिस्ट वगैरह सब आते हैं और टेक्नोलॉजी और उसकी चेंजिंग जियो पॉलिटिक्स पे बात करते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कार्नेजी इंडिया ने साथ में मिलकर को होस्ट किया था। इस साल की थीम थी जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, एम्स रैंसमवेयर अटैक। तो भाई क्या हुआ कि एक रैंसमवेयर अटैक हुआ। रैंसमवेयर मैंने आपको पिछले करंट अफेयर्स में बताया था। तो इसका अटैक हुआ और उसकी वजह से ई हॉस्पिटल सिस्टम जो एम्स का है वो पूरा ठप हो गया। सारा डिजिटल हॉस्पिटल सर्विसेज, स्मार्ट लैब्स, बिलिंग, रिपोर्ट जनरेशन और अपॉइंटमेंट सिस्टम सब एकदम ठप हो गया। इससे तकरीबन हॉस्पिटल के 40 मिलियन जो पेशेंट्स हैं उनका जो रिपोर्ट्स हैं, उनका जो रिकॉर्ड है वो एक्सपोज हो गया, जिसमें आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स और जजेस वगैरह सब शामिल थे। ठीक है, तो इसमें प्राइवेट पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी कि पीपीआई, हेल्थ केयर वर्कर्स की, ब्लड डोनर्स की, एम्बुलेंसेस की, वैक्सीनेशन की, केयर गिवर्स, एम्प्लॉय लॉगिन क्रेडेंशियल सब कुछ था। तो हैकर्स ने क्या कहा? हैकर्स ने कहा कि भाई हमें जो है वो तकरीबन 200 करोड़ रुपए चाहिए क्रिप्टो करेंसी में, तभी हम आपको इंक्रिप्शन की देंगे जिससे आप इसको सॉर्ट आउट कर सके। ठीक है, और ये बेसिकली उस टाइम पे आया जब एम्स पूरी तरह फुल्ली डिजिटल होने जा रहा था। तो फिर से एम्स को रिवर्ट बैक, दे हैड टू रिवर्ट बैक टू द पेपर्स एंड ऑल। तो ये ई हॉस्पिटल सिस्टम है, ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, मैनेज करता है। ये HMIS क्या बोलते हैं, जिस जो मेघराज नेशनल क्लाउड सिस्टम पे होस्ट किया जाता है, जो इंटरनल किसी भी कंपनी के इंटरनल वर्कफ्लोज और प्रोसेसेस होते हैं उनको सीमलेसली मैनेज करता है। नेक्स्ट इज सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन सर्ववैक। तो इंडिया क्या है, HPV वैक्सीन जो है सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए गर्ल्स में एज 9 to 14 ईयर्स, उनके लिए इंडिया ये वैक्सीन लॉन्च करने जा रहा है। सर्ववैक ये एक क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन है जो सर्वाइकल कैंसर को इम्यूनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू रोक सकती है। ठीक है, इसको क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इम्यूनाइजेशन देता है 4 अलग अलग स्ट्रेन को HPV के, 6, 11, 16 एंड 18। ये इंडिया की पहली इंडिजियसली डेवलप्ड क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पेपिलो में वायरस वैक्सीन यानी कि QHPV है। ये पुणे के बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री एंड द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन में। इस वैक्सीन के लॉन्च से पहले तक सिर्फ 2 इंटरनेशनल HPV वैक्सीन थी। पहली थी गार्डिसल वैक्सीन और दूसरी थी सर्वोवैक्स। अब हम बात करते हैं इंडिया फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा। तो भाई सबसे पहले ग्रीन स्टील क्या होता है आपका? तो जब भी स्टील को मैन्युफैक्चर किया जाता है बिना फॉसिल फ्यूल्स की हेल्प से, उसको ग्रीन स्टील कहा जाता है। ये लो कार्बन एनर्जी सोर्सेज जैसे कि हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिसिटी और कोल गैसिफिकेशन की वजह ट्रेडिशनल कार्बन इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग रूट से बनाए जाते हैं। सॉरी,
ये उनकी जगह ट्रेडिशनल कार्बन मैन्युफैक्चर इंटेंसिव मैन्युफैक्चर रूट की जगह हाइड्रोजन इलेक्ट्रिसिटी और बाकी चीजों से बनाए जाते हैं। तो स्वीडन वॉज द फर्स्ट कंट्री टू मैन्युफैक्चर ग्रीन स्टील, और ये डेवलप की गई थी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के द्वारा। फिर कमिंग बैक कि भाई कल्याणी फेरेस्टा जो ब्रांड, कल्याणी फेरेस्टा क्या है? कल्याणी फेरेस्टा बेसिकली ब्रांड स्टील क्या है? फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टील मैन्युफैक्चर्ड बाय अ पुणे बेस्ड स्टील कंपनी नाम कल्याणी ग्रुप। ठीक है, ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के द्वारा बनाई गई है, जीरो कार्बन फुटप्रिंट इन द एनवायरमेंट। नेक्स्ट, चैट जीपीटी, बहुत ज्यादा बuzz क्रिएट किया चैट जीपीटी। चैट जीपीटी बेसिकली क्या है? एक चैटबॉट है पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एआई, जो आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए यूज किया जा सकता है। ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये आपकी टेक्निक जो क्वेरीज हैं वो टेक फॉर्म में, टेक्निकल फ्री प्लस जरगांव फ्री वर्ड्स में आपको दे सके। ठीक है, ये एनएलपी है, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल है, जो बहुत कन्वर्सेशनल डेटा पे काम करता है। मतलब जो आप बातें से पूछेंगे, जो बातचीत आप उसको करेंगे, जिसको इम्बाइब करके उसी तरीके का आपको जवाब देगा। ये ह्यूमन राइट रिप्लाईज देता है, नेचुरल कन्वर्सेशन का फ्लो मेंटेन करता है यूजर और वर्चुअल असिस्टेंट के बीच में। तो ये चैटबॉट जो है वो रिइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम अ ह्यूमन फीडबैक आरएलएचएफ टेक्नोलॉजी का यूज करता है, और ये इसीलिए ह्यूमंस के लिए थोड़ा सा फ्रेंडली अपियर होता है। ये जीपीटी 3.5 पे बेस्ड है। ये डीप लर्निंग लैंग्वेज मॉडल है जो ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेट करता है। एंड या फिर आता है आईआईटी एम ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर। तो रिसर्चर जो आईआईटी मद्रास के हैं, उन्होंने सिंधुजा वन नाम का एक सिस्टम डेवलप किया है, जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट कर सकता है सी वेव्स की एनर्जी के साथ। सिंधुजा वन एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर है, जो तकरीबन 100 वाट की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो समुद्र की लहरों से प्राप्त कर सकता है। और फिर आता है प्रोजेक्ट वानी। तो प्रोजेक्ट वानी जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज आईआईएससी, आर्ट पार्क, एआई एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क और गूगल के साथ मिला के बनाया जाता है। ठीक है, टू गैदर स्पीच डेटा फ्रॉम अक्रॉस इंडिया फॉर द क्रिएशन ऑफ एन एआई बेस्ड लैंग्वेज मॉडल। एक एआई बेस्ड लैंग्वेज मॉडल बनाना चाहते हैं, स्पीच डेटा सारे इंडिया से कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि अलग अलग भाषाएं और जो बोलियां हैं इंडिया की वो समझी जा सके। ठीक है, और प्रोजेक्ट वानी बेसिकली क्या है एग्जैक्टली? तो ये डाइवर्स लैंग्वेजेस हैं जो ऑल इंडिया में यूज करी जाती हैं, उनको मैप किया जाएगा, उनके स्पीच सेट्स जो है वो कलेक्ट किए जाएंगे। तकरीबन 1 मिलियन लोगों के 773 डिस्ट्रिक्ट से तकरीबन 3 सालों में ये प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, तो ये बेंगलुरु बेस्ड की आईआईएससी और आर्ट पार्क का जो भाषा एआई प्रोजेक्ट है, दैट इंक्लूड रेस्पिन, यानी कि रिकॉग्नाइजिंग स्पीच इन इंडियन लैंग्वेजेस, एंड सिस्पिन, सिंथेसाइजिंग स्पीच इन इंडियन लैंग्वेजेस। मेरे साथ क्या इश्यू होता है कि मैं कई बार गूगल पे कुछ बोलता हूं, तो जो मेरी डायलेक्ट है वो थोड़ा अलग पड़ जाता है, और उसकी वजह से गूगल उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। तो गूगल के पास अगर ये स्पीच सेट के जो डेटा रहेंगे, तो अगर मैं अपनी बोली में भी कोई चीज बोलता हूं, तो गूगल उसको आराम से आइडेंटिफाई कर लेगा। फिर आता है सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी, यानी कि स्वाट मिशन। तो इंटरनेशनल सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी मिशन जो है, ये कलेक्टिव कोलैबोरेटिव एफर्ट है नासा और फ्रेंच स्पेस एजेंसी के बीच में। इसके साथ साथ कैनेडियन और यूके स्पेस एजेंसीज में कंट्रीब्यूट करेंगे। ये पहला सैटेलाइट मिशन है जो वाटर की हाइट को फ्रेश वाटर बॉडीज के साथ साथ ओशन के अंदर भी मेजर करेगा। तकरीबन अर्थ का 90% से ज्यादा का सरफेस इसके द्वारा कवर किया जाएगा। ये 78 डिग्री साउथ से लेकर 78 डिग्री नॉर्थ के बीच का जो भी लैटिट्यूड के बीच में एरिया है, वो तकरीबन 21 दिनों में एक बार कवर करेगा। फिर हम आते हैं रिटेल डिजिटल रुपी पे, जो लॉन्च किया है आरबीआई ने। तो देखो, रिटेल डिजिटल रुपी जो है वो डिजिटल टोकन के फॉर्म में रहेगा, जो लीगल टेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं। आरबीआई डिजिटल करेंसी इश्यू करेगी सेम डिनोमिनेशंस में जैसे कि पेपर करेंसी और कॉइन्स यूज किए जाते हैं आपके। तो ये रिटेल डिजिटल रुपी ट्रांजेक्शन हैं, ये डिजिटल वॉलेट के थ्रू मोबाइल फोन्स और बाकी डिवाइसेस पे यूज किए जा सकते हैं। ओनली दोज डिजिटल वॉलेट्स ऑफर्ड बाय बैंक्स पार्टिसिपेटिंग इन आरबीआई डिजिटल रुपी प्रोग्राम कैन ट्रांजैक्ट इन डिजिटल करेंसी। जो भी बैंक एसोसिएटेड है सिर्फ वही कर सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन जो डिजिटल करेंसी में होंगे वो पर्सन टू पर्सन, यानी कि मैं आपको भेज सकता हूं, आप मुझे भेज सकते हैं। पर्सन टू मर्चेंट, मतलब आप किसी दुकान पे, दुकान वाला आपको भेज सकता है। पेमेंट टू मर्चेंट कैन बी मेड यूजिंग क्यूआर कोड डिस्प्लेड एट द मर्चेंट लोकेशन। तो पहले फेज में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी बैंक रहेंगे। इसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जो है बाद में ट्रायल को ज्वाइन करेंगे। फिर हम आते हैं भाई, व्हाट इज अ रेमिटेंस। रेमिटेंस बेसिकली क्या होता है? रेमिटेंस एक नॉन कमर्शियल ट्रांसफर होता है पैसे का, एक फॉरेन वर्कर के द्वारा अपनी होम कंट्री में, ठीक है, अपनी क्या बोलते हैं फैमिली में। कोई बंदा इंडिया से बाहर गया, वो अपनी फैमिली में पैसा भेजना चाह रहा है, उसको रेमिटेंस कहा जाता है।
ठीक है। मनी सेंड बाय द माइग्रेंट्स कम्पीट्स विद इंटरनेशनल एड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल फ्लोज टू डेवलपिंग नेशंस। जो भी विकासशील देश हैं उनमें फाइनेंशियल इंटरनेशनल एड के अलावा जो भी लोग बाहर सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अपने घरों में पैसा भेजते हैं, तो वो आपकी लार्जेस्ट फाइनेंशियल फ्लो की कैटेगरी में आता है। अब हम आते हैं व्हाट इज रेपो रेट। रेपो रेट के बारे में मैंने आपको कई बार बता चुका है वैसे। तो रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिसपे देश का सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसे देता है। ठीक है, तो आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है, वो रेपो रेट को कंट्रोल करता है लिक्विडिटी के लिए, मतलब कैश फ्लो के लिए पूरी इकोनॉमी में। तो रेपो रेट इज कनेक्टेड टू द रिपर्चेज ऑप्शन और रिपर्चेज एग्रीमेंट इन बैंकिंग। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज अ कोल्ड वेव। अब हम आ चुके हैं सबसे लास्ट सेक्शन में, दैट इज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि आईएमडी वो डिफाइन कैसे करता है कोल्ड वेव्स को। जो मैदानी इलाके यानी कि प्लेन्स हैं नॉर्थ इंडिया के, वहां पर अगर मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 4.5 डिग्री के आसपास होता है, ओवरऑल फॉल होता है 10 डिग्री से कम, तो भाई आपका जो है वो कोल्ड वेव आ चुकी है। और पहाड़ी इलाकों में अगर वो 0 सेल्सियस डिग्री से कम का है मिनिमम टेम्परेचर, और हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो 4.5 से लेकर 6.4 सेल्सियस के आसपास है, तो भाई वो आपका कोल्ड वेव है। ठीक है, तो कोल्ड वेव भाई तब होती है जब आसपास का टेम्परेचर आपकी ह्यूमन बॉडी के सरफेस के लिए लीथल हो जाता है। अगर भाई आपके हाथ बाहर निकल रहे हैं तो भाई फ्रॉस्ट वाइट हो रही है, तो भाई एक तरीके से कोल्ड वेव है। ठीक है, तो ये जनरली नवंबर से लेके आपका फेब के बीच में होता है। क्या क्या रीजंस होते हैं कोल्ड वेव? सबसे पहले तो प्रेशर डिफरेंसेस। कोई भी एरिया जहां पर हाई प्रोटेक्टेड हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वहां पर कोल्ड वेव्स हो सकती हैं। कई सारी जेट स्ट्रीम्स होती हैं, अगर आपने उनके क्लाइमेट एंड मॉनसून के बारे में पढ़ा होगा, तो जेट स्ट्रीम्स क्या होते हैं, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये भाई आपका होता है प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से। और फिर दूसरा आता है आपका क्लाउड कवर। तो अगर क्लाउड कवर कम है तो भी भाई कोल्ड वेव आ सकती है। क्लाउड से क्या होता है कि जो इंसोलेशन होता है, जो सन की रेज होती हैं, उनको वो ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई अगर कम क्लाउड कवर होगा तो जो हीट है वो अर्थ की सरफेस पर टकराने के बाद वापस लौट जाती है। इसकी वजह से अर्थ के सरफेस पे टेम्परेचर जो ज्यादा नहीं होता। तीसरा होता है ला निना। तो भाई स्पेनिश में आपको पता है इसको लिटिल गर्ल कहते हैं। ये एक वेदर पैटर्न है जो पैसिफिक ओशन में जनरेट होता है। जो वार्म वाटर होता है वो अर्थ के सरफेस पे समुद्र में मतलब फ्लोट करता है। ठीक है, और ला निना जब होता है तो वार्म वाटर जो सरफेस पे होता है वो इंडोनेशिया की तरफ जाता है, उसकी वजह से कोल्ड वाटर होता है वो पैसिफिक ओशन में ऊपर की तरफ होता है, इसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। तो ये भी आपको दिसंबर से लेके फरवरी तक होता है। और सबसे लास्ट में है नॉन सीजनल और नॉन मानसूनल रेनफॉल। तो ये कॉमन फिनोमिना है जिसे क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से या फिर कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। तो इसकी वजह से भी आपका नॉर्थ इंडिया में कई बार कोल्ड वेव्स होती है। फिर हाँ, ओके, तो भाई हाँ, जैसा आप लोगों को पता है कि भाई सीडीएस 2023, इसके साथ साथ एनडीए 2023 का 75 का जो डेज का बैच है, जो आपका 1 मई से स्टार्ट होगा, उसकी डिटेल्स आ चुके हैं, एनरोलमेंट उसके चल रहे हैं। इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया जाएगा भाई? इसमें आपको इंडियन पॉलिटी के जीके की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन पॉलिटी पूरी पढ़ाई जाएगी। ज्योग्राफी की अगर बात करें तो भाई वर्ल्ड, फिजिकल और इंडियन तीनों। साइंस की अगर हम बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री पूरी पढ़ाई जाएगी, इकोनॉमी पूरी पढ़ाई जाएगी, करंट अफेयर सारे पढ़ाए जाएंगे। इसके साथ साथ हर सब्जेक्ट के आप 1000+ जो है वो क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपके यूपीएससी लेवल के होंगे। कोई बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस कोर्स के लिए। और इंग्लिश की बात करें तो भाई ग्रामर के सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, बेसिक से लेके यूपीएससी लेवल तक। वो क्या बिल्डिंग की टेक्निक्स होंगी, उनको कैसे याद रखना है, ये सब भी बताया जाएगा। रीडिंग बेस्ड बहुत सारी प्रैक्टिसेस हम करेंगे। यहाँ पर भी आपको कोई बुक्स पढ़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पूरी फीस जो है वो 3000 है भाई पूरे कोर्स की। कोर्स आपका 60+15 डेज में मॉडल किया गया है, मतलब 1 मई से लेके 30 जून तक आपका फेज जो है वो बंद होगा। उसके बाद आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे और फिर आप दोबारा रिज्वाइन करेंगे 14 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक। 3 को आपका एग्जाम है। फीस 2 इंस्टॉलमेंट में पे की जा सकती है, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में बैच 1 मई से स्टार्ट होगा। इन्फॉर्मेशन सारी व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा रिले की जाती है। माइक्रोसॉफ्ट टीम से भी कंडक्ट द क्लासेस। हर क्लास जो है वो रिकॉर्ड की जाती है और आपके पास शेयर की जाती है हर एनरोल कैंडिडेट के लिए। ठीक है,
ताकि भाई, और वो गूगल ग्रुप के थ्रू आपको एक्सेस रहती है। अगर आप क्लास मिस कर रहे हैं तो आप उसको फर्दर रिविजिट कर सकते हैं। इवन अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं और दोबारा 3-4 बार उस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो भाई जैसा मैंने बताया, 16+15 डेज सीडीएस और ND-223 का ऑनलाइन कोर्स है। डीएम करिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पे इनरोल करने के लिए। ये जो बेसिक डिटेल्स है भाई, इनको जरूर इंक्लूड करना, इनके बिना एंटरटेन नहीं किया जाएगा आपका एनरोलमेंट। और कोई भी एनरोलमेंट इंस्टाग्राम या यूट्यूब के थ्रू नहीं होगा। आप इंस्टाग्राम पे अगर मेरे पेज पे जाएंगे तो पिन पोस्ट पे ये सारी डिटेल्स मेंशन्ड है, आप गो थ्रू कर सकते हैं एंड देन यू कैन एनरोल फॉर दिस प्रोग्राम। तो भाई जैसा मैंने आपको बताया, टेक योर प्रथम पग टूवर्ड्स द अकेडमी विद द डिफेंस उस्ताद। आप लोगों को पता ही मेरे क्रेडेंशियल्स के बारे में। आई हैव क्लियर सीडीएस फॉर 6 टाइम और एफकेट मेरा 5 बार मैंने रिटर्न क्लियर किया, तो काफी एक्सपीरियंस है मुझे इस फील्ड में।